आज सरदार पटेल को वैसे तो हम लोग हमेशा ही याद करते हैं, कई लोग नहीं करते, लेकिन आज उन्हें याद करने की खास वजह भी है। आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि। आज के ही दिन 1950 में सरदार पटेल का मुंबई में निधन हो गया था। इस देश में सरदार पटेल जिस सम्मान के हकदार थे वो पिछले 7-8 साल से पहले कभी उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि तब तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी नेता का नाम भी नहीं लेना मुश्किल था। कितनी यूनिवर्सिटी इसके नाम नेहरू गांधी परिवार के ऊपर, कितने सड़कों के नाम हैं, कितने स्पोर्ट्स अवार्ड्स के नाम हैं, कितने अवार्ड्स के नाम हैं, कितने स्टेडियम के नाम हैं, पटेल जी के नाम पर क्या क्या था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदला, इस कल्चर को, इस सिस्टम को बदला। आज आपको सरदार पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चौंका देने वाले कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा मैंने पाठशाला में आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीन तीर्थ स्थानों और हिंदू मंदिरों का वैभव लौटाने में जुटे हुए, लगातार काम कर रहे हैं। और यह सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, इसमें एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है जिसके सामने कोई मंदी नहीं चलेगी, ये मैंने आपको बताया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो काम कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 60-70 साल पहले अगर किसी की डायरी में लिखा होता तो वो नाम सरदार पटेल का होता। पीएम मोदी जो आज कर रहे हैं वो काम आज से 60-70 साल पहले हो गया होता अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते और कुछ साल और जिंदा रह गए होते। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं और मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसे आजादी के बाद सरदार पटेल ने शुरू किया था। जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, वो भी वही सोच रखते थे जो आज नरेंद्र मोदी की सोच में नजर आता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के सागरकांत में, और यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 2000 साल पुराना सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा, वैभव, इसके लिए बहुत मशहूर था भाई। लेकिन इसे कम से कम कहते हैं 17 बार आक्रांताओं ने लूटा, नष्ट किया। सिर्फ लूट के नहीं गए, इसको नष्ट करने का प्रयास किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में जो कायाकल्प किया उसकी। लेकिन एक कायाकल्प पटेल साहब ने भी शुरू किया था। कनेक्शन देखिए दोनों का, सोच कैसे मिलती है वो देखिए। पहली बार सन 725 में सिंध के शासक अल जुनायद ने इस मंदिर को नष्ट किया। सन 1026 में महमूद गजनी ने मंदिर को लूटा और जला दिया। सिर्फ लूटा नहीं, जलाया। 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और नष्ट किया। आखिर में 1665 और फिर 1706 में 2 बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट किया। बार बार इस मंदिर को हिंदू राजा पालता। सोमनाथ मंदिर ऐसा ही खंडर बना रहा, पड़ा रहा, किसी ने छुआ नहीं, किसी ने देखा नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। आज कितना भव्य दिख रहा है। तब उन आक्रांताओं ने इसे जलाया, तोड़ा और खंडर बना के छोड़ दिया। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना, तो सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। जैसे आज के डेट में नरेंद्र मोदी ने उठाया, उस वक्त उन्होंने उठाया, सरदार पटेल ने। कनेक्शन देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर तब जूनागढ़ रियासत में आता था, जहां के मुस्लिम शासक ने आजादी के बाद पाकिस्तान में विलय का फैसला कर लिया था। लेकिन सरदार पटेल थे जिन्होंने जूनागढ़ में सेना भेज दी और जूनागढ़ का भारत में विलय करवा लिया। यानी अगर पटेल ना होते तो हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर आज की तारीख में पाकिस्तान में होता, अगर सरदार पटेल ना होते। 12 नवंबर 1947 को जब सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल ने 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में कहा कि नए साल के शुभ दिन पर हमने निर्णय किया है कि सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। वो भी यहां हिंदुत्व उनके लगा रहता था, कुछ छुपाते नहीं थे। अरे भाई, इतने करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र उन्होंने कहा बनाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी। उसमें कुछ छुपता नहीं है कि मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें शर्म की क्या बात। नेताओं का इतिहास है इस देश में छुपाने का, लेकिन वो नहीं छुपाते। वैसे ही पटेल साहब नहीं छुपाते। उन्होंने कहा कि आप सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए पूरा प्रयास करना होगा। ये एक पवित्र कार्य है जिसमें सबको भाग लेना होगा, ये पटेल साहब ने कहा।
सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम अपने सहयोगी केएम मुंशी को सौंपा। इतिहासकार मक्खन लाल कहते हैं, उनके मुताबिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के सरदार पटेल के आइडिया का तब के शिक्षा मंत्री और नेहरू के अच्छे दोस्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने विरोध किया और एक कैबिनेट मीटिंग में यह तक कह दिया कि सोमनाथ मंदिर के खंडहर को एएसआई को सौंप देना चाहिए। तब के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मक्खन लाल जी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एएसआई को दे दीजिए खंडहर को, हिंदू आस्था का केंद्र खंडहर एएसआई को दे दीजिए। लेकिन सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध थे। ना तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को पाकिस्तान में जाने दिया, ना उन्होंने इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक खंडहर बनने दिया। सरदार पटेल ने कहा कि इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की भावनाएं बहुत मजबूत है भाई, बहुत व्यापक हैं। इन भावनाओं को मौजूदा स्थितियों में सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि सिर्फ मंदिर की कुछ मरम्मत कर दीजिए। हिंदू की भावना भी कुछ होती है ना, जैसे आज नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, उस समय पटेल साहब समझते थे। मंदिर और प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना करने से हिंदुओं का गौरव और उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, ये पटेल साहब तब समझते थे, अब जाकर 2014 में नरेंद्र मोदी समझते हैं, ये लोगों को दिखता है कनेक्शन। इसके बाद मंदिर निर्माण को स्वीकृति दी गई। कोई चाहकर भी इसे रोक नहीं सका, क्योंकि सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के लिए डटे थे। जैसे आज मंदिरों का पुनरुद्धार करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए, उनको रिजुविनेट करने के लिए नरेंद्र मोदी बोलते रहे लोग, अरे ये हिंदुओं को अपीज कर रहे हैं, अरे ये हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, अरे ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बोलते रहिए, वो कर रहे हैं। वैसे ही पटेल साहब ने किसी की नहीं सुनी। अच्छा, पटेल साहब के लिए अच्छी बात यह हुई कि उनको महात्मा गांधी की भी सहमति मिल गई, इसलिए नेहरू कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव लेकर सरदार पटेल और उनके सहयोगी केएम मुंशी महात्मा गांधी के पास गए थे। गांधी जी ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन यह कहा कि निर्माण के खर्च में लगने वाली रकम जनता के दान से इकट्ठा होनी चाहिए, इसके लिए सरकारी खजाने से पैसा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब महात्मा गांधी नहीं रहे और 1950 में आज ही के दिन जब सरदार पटेल का भी निधन हो गया, तो नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े केएम मुंशी जैसे लोगों के खिलाफ हो गए। इतिहासकार मक्खन लाल के मुताबिक नेहरू ने केएम मुंशी को बुलाकर कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है कि आप सोमनाथ के पुनर्निर्माण में लग गए, यह हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश है। यह बात नेहरू जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको तो सेक्युलर दिखना था। उन्हें हिंदू आस्था के केंद्र का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर को उसकी पुरानी विरासत देना, सम्मान देना, यह हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश लग रहा था। माना जाता है कि नेहरू खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के सरकारी प्रयासों से खुश नहीं। वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में किसी तरह की सरकारी दखल के पक्ष में नहीं थे। इसका एक उदाहरण तब मिला जब मंदिर का 1951 तक गर्भगृह और बेस बनकर तैयार हो गया, तो प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई और उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया गया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने का फैसला किया, तो नेहरू नाराज हो गए, गुस्सा गए। जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने का फैसला कर लिया, तो नेहरू ने उनसे कहा कि मत जाइए वहां। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि वो सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा न लें। नेहरू जी रोक रहे हैं, पहले मंदिर निर्माण से नाखुश, फिर जब वहां राष्ट्रपति जी जाने लगे तो कहे वहां मत जाइए। नेहरू ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप में सोचते हैं कि सोमनाथ में विशाल मंदिर बनाने पर जोर देने का यह उचित समय नहीं है, बाद में इसे धीरे धीरे किया जा सकता है। फिर भी मैं सोचता हूं कि बेहतर यही होगा कि आप उस समारोह की अध्यक्षता न करें। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी की सलाह को नहीं माना, उस सलाह को उठाकर साइड में रख दिया और सोमनाथ के लिए रवाना हुआ। पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि सोमनाथ में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। मुझे 8 साल बाद यहां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अनंत काल से तीर्थ स्थान रहा है, बावजूद इसके कि इस पर समय समय पर विपत्तियां आती गईं, यह हमेशा पुनर्जीवित होता रहा। यह अपने गौरव को आज भी बनाए रखे हुए।
उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि सरदार वल्लभ भाई और महामहिम जाम साहिब की अध्यक्षता में स्थान का एक बार फिर से पुनर्जीवन किया गया। उन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिया और उन्होंने याद दिलाया कि मुझे हिंदू होने पे गर्व है। किसे याद दिला रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि अगर नेहरू की जगह पटेल पीएम होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती, क्योंकि ये जो हम कह रहे हैं मंदिरों का पुनर्निर्माण वगैरह वगैरह, ये सब कब का हो गया होता। हिंदू आस्था का ख्याल रख लिया गया होता, हिंदू सांस्कृतिक विरासत को बचा लिया गया होता। जैसे आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पटेल साहब रह गए होते तो कब का कर दिया होता, और अगर पीएम बन गए होते तो कब का कर दिया होता। लेकिन आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पटेल पीएम बने क्यों नहीं। आज पटेल साहब को जब याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर, तो इसका इतिहास भी कईयों को नहीं पता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें। 1947 में आजादी से एक साल पहले ही ब्रिटिश राज ने भारतीयों के हाथ में सत्ता दे दी थी और उसी के तहत अंतरिम सरकार बननी थी। तब यह तय हुआ था कि अंतरिम सरकार का मुखिया कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो 6 साल से पद पर बने हुए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसके बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जैसे ही कांग्रेस के चुनाव की खबर छपी, कांग्रेस के अंदर मांग उठी कि मुझे बतौर अध्यक्ष एक और कार्यकाल के लिए चुनना चाहिए। महात्मा गांधी ने मौलाना आजाद को कहा कि वो बयान जारी कर दें कि अब वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, क्योंकि महात्मा गांधी तब तक नेहरू को अध्यक्ष बनाने का मन बना चुके थे। फिर 29 अप्रैल 1946 की तारीख कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई और इस बैठक में क्या होना था? नया अध्यक्ष चुना जाना था जो भारत का प्रधानमंत्री बनता आगे जाकर। जिस नए अध्यक्ष को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था, उसके लिए चर्चा शुरू हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूछा गया कि पार्टी का अगला अध्यक्ष किसको होना चाहिए, कौन होना चाहिए। 15 पीसीसी ने सरदार पटेल को वोट दिया। एक पीसीसी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मतलब पीसीसी, 15 वोट पटेल साहब को मिले। एक पीसीसी ने आचार्य कृपलानी को वोट दिया और जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उनको एक वोट नहीं मिला। एक वोट नहीं। जो मीटिंग ही इस बात पर हुई कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बने, जो आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बने, वहां नेहरू जी को एक वोट नहीं मिला, पटेल साहब को 15 वोट मिला। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? पटेल साहब नहीं, नेहरू जी बन गए। कैसे? सुनिए। प्रदेश कांग्रेस समितियों के इस फैसले से गांधी जी निराश हो गए। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि वो पीछे हट जाएं और नेहरू को अध्यक्ष बनने दें। इसके बाद गांधी जी ने नेहरू के पक्ष में फैसला किया और बिना किसी वोट के नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिना किसी वोट। और 15 वोट पाने वाले सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। जो प्रक्रिया थी उसके खिलाफ जाकर 21 सदस्यीय कार्य समिति ने नेहरू की नियुक्ति कर दी, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया। उस समय सभी ने यह मान लिया था कि जो भी कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनेगा और 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद यही हुआ। 0 वोट पाने वाले नेहरू प्रधानमंत्री बने। सच यह है कि अगर महात्मा गांधी का कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में दखल ना होता तो नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री बने, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी संगठन में सभी चाहते थे कि देश की कमान सरदार पटेल के हाथ में। लेकिन क्योंकि बापू ने नेहरू को चुन लिया, इसलिए नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। जबकि सरदार पटेल नेहरू से बहुत सीनियर थे। उम्र के मामले में सरदार पटेल महात्मा गांधी से मात्र 6 साल छोटे थे और नेहरू पटेल से 15 साल छोटे थे। इसके अलावा सरदार पटेल से महात्मा गांधी की मुलाकात तब हुई थी जब नेहरू और गांधी एक दूसरे से मिले तक नहीं, लेकिन तब भी गांधी जी ने नेहरू को चुना। राजनीतिक सोच, देश को लेकर, देश को एकीकृत करने को लेकर पटेल साहब का प्रयास, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए उनका प्रयास, सब बताता है, उनकी विजनरी सोच सब बताते हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने होते तो आज भारत क्या से क्या होता। नेहरू और पटेल दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है
कि अपने चरित्र और व्यक्तित्व के हिसाब से नेहरू और पटेल दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े। प्रधानमंत्री नेहरू एक उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि के ब्राह्मण परिवार से थे, जिनके पिता भी आजादी के आंदोलन के बड़े नेता थे, जबकि उनकी सरकार में नंबर 2 सरदार पटेल एक कृषक जाति से ताल्लुक रखते थे और जिनके पुरखों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में हिस्सा लिया। यानी पटेल साहब भी एक गरीब परिवार से आते थे, जैसे आज की तारीख में नरेंद्र मोदी आते हैं। नेहरू अच्छा भोजन, अच्छी शराब पसंद करते थे, ललित कला और साहित्य के शौकीन थे और उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, जबकि पटेल शराब सिगरेट से कोसों दूर, जैसे नरेंद्र मोदी, शाकाहारी जैसे आज नरेंद्र मोदी, और एक कठोर प्रशासक थे, जैसे आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, जिनके पास खेलने और दूसरे शौकों को पूरा करने का वक्त नहीं। मैच करने बैठिए तो वही बात नरेंद्र मोदी में भी नजर आती है, फुल टाइम काम में लगे रहते। अभी आपको कुछ दिन पहले सुनाया था ना, उनके भाई रो रहे थे कि थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए मेरे भाई नरेंद्र मोदी। पटेल साहब सुबह 4 बजे उठ जाते थे, जैसे नरेंद्र मोदी उठते। 1 घंटा पत्राचार में व्यतीत करते और फिर टिमटिमाती रोशनी में दिल्ली की सड़कों पर सुबह के भ्रमण के लिए निकल जाते। इसके अलावा मजबूत शारीरिक बनावट और उनके जुनूनी मिजाज से कई व्यक्ति को ऐसे वाकई उनका एक सख्त व्यक्तित्व झलकता था। जैसे नरेंद्र मोदी योगा के लिए बड़ा जोर देते हैं, फिटनेस पे जोर देते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, वही फिटनेस को लेकर पटेल साहब में भी था। न्यूयॉर्क टाइम्स के शब्दों में वो बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान थे, मिजाज के। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर कितने लोग पटेल साहब को याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा ये चैप्टर खोलकर आपको बताना चाहिए। अच्छा, आजकल सब चीन की भी बात कर रहे हैं, इस पर बहुत राजनीति भी हो रही है, लेकिन इन सबको इतिहास भी देखना चाहिए कि अगर पटेल पहले पीएम होते तो चीन के मामले में नेहरू की तरह गलती ना करते, क्योंकि सरदार पटेल इस दुनिया से जाते जाते नेहरू को कह गए थे कि चीन से सावधान रहना भाई। दिसंबर 1950 में निधन से करीब 1 महीने पहले सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को नेहरू को चिट्ठी लिख दी थी कि हम चीन को दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन हमें दोस्त नहीं मानता नेहरू जी। चीन की सोच यह है कि जो उनके साथ नहीं वो उनका दुश्मन है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा डिफेंस कैलकुलेशन अब तक पाकिस्तान की सीमा पर रहा है, लेकिन अब हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में कम्युनिस्ट चाइना का सामना करना है। उत्तर और उत्तर पूर्व से नया खतरा बन रहा है और सदियों बाद पहली बार भारत को 2 फ्रंट पर एक साथ ध्यान देना होगा। कम्युनिस्ट चीन के तय उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य किसी भी तरह से हमारे प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है। पटेल साहब समझा कर गए, लेकिन नेहरू ने पटेल की बात नहीं मानी और चीन के साथ दोस्ती के भ्रम में जीते रहे, जिसकी वजह से 1962 में चीन से हार हुई और आज तक चीन के साथ सीमा विवाद भारत झेल रहा है। लेकिन चीन के मामले में नरेंद्र मोदी जो सोच रखते हैं वो भी मैच करती है पटेल जी की सोच से। जैसे उनको पहले दिख रहा था कि चीन क्या कर सकता है, नरेंद्र मोदी को 6 साल पहले दिख रहा था कि यह चीन आज की तारीख में जब इंडिया रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होगा तो क्या करेगा, तवांग में क्या हो। नरेंद्र मोदी नेहरू वाली गलतियां करने के मूड में नहीं है, फिर चाहे सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात हो या फिर भारत की सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने की बात हो। आपको याद होगा जिस राफेल विमान को लेकर इस देश में खूब पॉलिटिक्स हुई थी ना, कि राफेल आ रहा है, नरेंद्र मोदी ने दोस्तों के लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, खूब नरेंद्र मोदी को घेरा गया था। वो राफेल विमान आज चीन से मुकाबले के लिए तैयार है, तो ये नरेंद्र मोदी के मजबूत इरादे और उनके विजन की वजह से। आज आपको राफेल इसलिए भी याद दिला रहा हूं कि आज फ्रांस से आखिरी राफेल लड़ाकू विमान भी भारत आ गया। 2016 में हुई 36 राफेल विमानों की डील आज पूरी हो गई। 35 पहले आ चुके थे राफेल, बचा हुआ 1 राफेल आज भारत पहुंच गया। डील के आखिरी राफेल विमान ने फ्रांस से उड़ान भरी और यूएई में मिड एयर रिफ्यूलिंग की, यानी हवा में ही बिना रुके ईंधन लिया और उसके बाद सीधे भारत में लैंड हुआ। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ राफेल में डील की और वो भी इसलिए हो पाई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर जिम्मा लिया कि करो भैया, वरना आज जो आप 2022 में देख रहे हैं, जब चीन जो है वो तमाशा शुरू कर रहा है और वो कर नहीं पा रहा क्योंकि हमारे सैनिक मजबूत हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, राफेल हमारे पास है। वो 6 साल पहले नरेंद्र मोदी ने महसूस किया था कि ये कागज के काम में फंसे रह जाओगे जैसे मनमोहन सरकार में फंसे हुए थे। ये राफेल नहीं आता ना, ये नहीं आता तो हमारी हालत आज क्या होती सोचिए। आज सोचिए कि उस आदमी ने अपने ऊपर कितना
एक तरह से बोझ लिया, क्योंकि उनको पता था ये होगा, ये तमाशा इस देश के अंदर होगा। लेकिन आज जो हम खड़े ना, जिस हालत में हमारी सेना जिस मजबूती से खड़ी है, उसके पीछे राफेल विमानों का योगदान है। राफेल विमानों की डिलीवरी पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी, जब अंबाला में 5 राफेल विमान लैंड हुए थे। उसके बाद से 35 राफेल विमान भारत आ चुके थे। आखिरी वाले राफेल के आने में इसलिए देरी लगी क्योंकि इस विमान का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था। यह स्थिति है इस देश के अंदर कि कितनी बेहतर स्थितियां होने के बावजूद सवाल खड़े किए जाते हैं। अब यह सुनिए कि ये राफेल कहां कहां तैनात किए गए, तब आपको समझ में आएगा कि ये राफेल आज के डेट में कितने इंपॉर्टेंट हैं, और नरेंद्र मोदी ने ना खरीदा होता तो देश की क्या हालत है। राफेल के 18 के 2 स्क्वाड्रन बना दिए गए। पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर 18 राफेल का स्क्वाड्रन तैनात है। अब आप कहेंगे वहीं क्यों? हाशीमारा जहां पर ये 18 राफेल तैनात हैं, वहां से तवांग की दूरी लगभग 673 किलोमीटर है। मात्र 673 किलोमीटर दूर तवांग है, इसलिए वहां स्ट्रैटेजिकली इनको तैनात किया गया। हरियाणा के अंबाला में 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में 18 राफेल तैनात है। अंबाला से पाकिस्तान बॉर्डर 284 किलोमीटर दूर है। तो एक तरफ चीन को टाइट किए हैं राफेल से, दूसरी तरफ पाकिस्तान को टाइट किए हुए हैं। यानी पूर्वी सेक्टर में पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर राफेल तैनात चीन के लिए, और पाकिस्तान से निपटने के लिए अंबाला वाला राफेल काम आ रहा है। और आपको इसलिए इस राफेल की कीमत समझनी चाहिए कि राफेल के आने से भारत की सैन्य ताकत बढ़ गई। राफेल दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान है। यह 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। किसी भी मौसम में किसी भी मिशन पर भेजा जा सकता है। यानी अगर अभी ठंड पड़ रही है और उधर से चीन अपना तमाशा करेगा, तो उसमें राफेल जाएगा उड़कर और ठोके आएगा। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, 1 मिनट में। अच्छा, इतना भी नहीं है कि चीन में घुसने की जरूरत है। जितनी दूर तवांग है उसके पार ये यहीं से उड़ के उधर मार सकता है। मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर पर घंटा है। तो तवांग को पार करने में तो इसको 15 मिनट का टाइम लगेगा। राफेल का विंग स्पैन 10.90 मीटर है। पहाड़ी इलाकों में आसानी से उड़ सकता है। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री है, तो हर तरफ देख लेता है, यानी किसी भी दिशा में हमला कर सकता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3800 किलोमीटर, यानी 3800 किलोमीटर तक हमला करके वापस लौट सकता है। 1 मिनट में 2500 राउंड तो फायरिंग कर देता भाई। 30 mm के तोप के गोले दाग सकता है। हैमर मिसाइल इसमें लगी हुई है। मीटियोर मिसाइल लगी हुई है, रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प मिसाइल भी है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल में माइका मिसाइल भी लगी है, हवा से जमीन पर मिसाइल अटैक कर सकता है। 25,000 किलो का वजन लेकर उड़ सकता है। अब आप सोचिए कि ये राफेल विमान आज की तारीख में नहीं होता, क्योंकि यहां लोगों को लफाजी करने में, जुबानी खर्च करने में समय तो लगता नहीं। चोरी हुई है, दोस्त को फायदा पहुंचाया, बॉस देश का फायदा था इस राफेल में। सोचिए यही राफेल विमान जब पीएम मोदी भारत के लिए खरीदने की डील करके आए, तो यहां क्या क्या नहीं हुआ। जो पार्टियां आज तवांग पर राजनीति कर रहे हैं, वो तब भी वही कर रहे थे। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल डील पर पीएम मोदी के लिए कहा था कि चौकीदार चोर है, चुनावी मुद्दा बनाया। बाद में खुद भी आ रहे और बाद में राहुल ने माफी भी मांगी कोर्ट में। 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि राफेल डील से सेना को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि अलग अलग रैली में अलग अलग नुकसान का डेटा बताते थे। 2018 में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ का कैसे हो गया। कोर्ट में लिख कर देना पड़ा कि भैया क्या क्या लगवाएं जिससे इतनी कीमत बढ़ी। 2019 में राफेल की पूजा करने को कांग्रेस ने नौटंकी बता दिया। यह आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बदले अनिल अंबानी की कंपनी को डील दिलवाई, टैक्स में छूट दे दी। 2019 में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का गुरु बताया और कहा कि राफेल सौदा एक बड़ा घोटाला है। आज तक यह घोटाला कोई साबित नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। 2021 में कांग्रेस ने राफेल डील को देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला कहा था। आज जैसे ये लोग घोटाला बता रहे थे, वो घोटाला तो मिला नहीं, लेकिन वही राफेल जो है ना, वो चीन का पैकअप कर रहा है।
जो लोग चीन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौका बना रहे थे, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से भारत ने बॉर्डर पर 2.5 साल से चीन के सामने डटकर खड़ा रहने का काम किया, उससे पूरी दुनिया में चीन की दादागिरी का सामना करने वाले देशों को संदेश गया कि कोई एक देश ऐसा भी है जो चीन की दादागिरी से लड़ सकता है और चीन के खिलाफ मजबूत इरादों के साथ आज भी डटा हुआ है। भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और चीन के खिलाफ भारत की पूरी तैयारी भी है कि चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज आपको एलएसी पर चीन का बोरिया बिस्तर बांधने वाले सैनिकों की एक्सक्लूसिव तैयारी भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में ऐसी सरकारें भी रही हैं जो अपनी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दे पा रही। आज का जमाना अलग है। तवांग के बूम ला में भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम लगातार अभ्यास करती रहती है। तस्वीरें देखिए, हाई एल्टीट्यूड है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी यहां कई लोगों को, एक्सट्रीम कंडीशन है, लेकिन सेना के जवानों का जोश हाई है क्योंकि उनको इधर से बैकअप मिला हुआ है। बूम ला में चीन बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर सेना अटैकिंग मोड में ट्रेनिंग करती है, यानी अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो फौरन उसका जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। देख रहे हैं किस तरह से तैयारी चल रही है इतनी भयंकर ठंड में। जवानों की यह ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि अगर युद्ध की नौबत आए तो सभी रेजिमेंट एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से दुश्मन को भारतीय सीमा से बाहर कर सके। जिस बूम ला में ये जवान तैनात है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन कम होता है, -20 डिग्री तक तापमान चला जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग से ही जवान पूरी तरह से फिट और तैयार रहते हैं। इस ट्रेनिंग में कम ऑक्सीजन वाले पहाड़ी इलाकों में किस तरह से खुद को बचाते हुए दुश्मन को मार गिराना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। एलएसी पर कोई गड़बड़ होती है तो उससे कैसे निपटना है यह भी ट्रेनिंग के दौरान बाकायदा बताया जाता है, क्योंकि वहां गोली चलाना तो अलाउड नहीं है, तो कैसे देना है यह बताया जाता है। गलवान का मामला हो या फिर हाल में तवांग का, राजनीति के चक्कर में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन फैक्ट यह है कि पिछले 2 साल में जब से चीन के साथ टकराव चल रहा है, भारतीय सेना ने एलएसी पर उन सभी पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन मजबूत से मजबूत की जिन पॉइंट्स पर चीन के साथ टकराव चल रहा है। तवांग के जिस इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ वो ऐसा ही पॉइंट है जहां भारत का दबदबा है और चीन इस कोशिश में लगा रहता है कि कैसे वो भारत के दबदबे को कम कर सके, लेकिन भारतीय सेना अपनी चौकसी और अपनी तैयारी से ऐसा होने नहीं देती। सेना को आधुनिक हथियार और उपकरण दिए गए, राफेल को तैनात किया गया और आज तो चीन को बहुत बड़ी चेतावनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के टेस्ट से दे दी गई। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है 5,000 किलोमीटर, 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और अपने साथ 1.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। यह अग्नि 5 का 9वां टेस्ट है और यह मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है और इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत पूरा एशिया है और इसका टेस्ट किया गया। देख लो चीन, यह बताने के लिए 2 साल पहले गलवान में फेस ऑफ के बाद से ही ईस्टर्न बॉर्डर पर मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया गया था। ब्रह्मोस है, आकाश है, निर्भय मिसाइल सब वहां तैनात है। इन मिसाइलों की तैनाती का मतलब क्या है जानते हैं? दमदार रेंज और मारक क्षमता। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है ब्रह्मोस। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक। यह दुश्मन पर 3,457 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसी तरह आकाश मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल 18,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल और क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकती है। इसे 50 से 80 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च कर सकते हैं और इसकी स्पीड है 3,000 किलोमीटर पर आवर। एक और मिसाइल है जिसकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर की गई है, निर्भय क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज है 1,500 किलोमीटर। यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और दुश्मन पर कहर बनकर टूटती। अपने साथ यह 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। यह सब एलएसी पर लगा दिए गए, अपने सैनिक तैनात हैं, उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, फिर भी यहां लोग कह रहे हैं कि अरे डर गए। डर कभी तो देश के मामले में बोलिएगा कि हाँ भाई हम देश के साथ खड़े हैं। आप जब बोलते हैं देश डर गया, सरकार, आप सरकार को नहीं ना टारगेट कर रहे हैं। वहां जो इतनी मेहनत से ठंड में बताइए 17,000 फीट पे खड़ा है, उसका मनोबल कैसे टूटता होगा? हम डर गए जी, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सरकार को गिरा रहे। सरकार क्या देश? और ये लोग क्या देश? सरकार देश ही ना चला रही है और सैनिक देश के लिए ही ना लड़ रहा है।
तवांग में चीन ने जो किया वो नई बात नहीं है और सेना भी इसे समझती है और उसी हिसाब से तैयारी भी करती है। तवांग की हालिया घटना पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने इसी तरफ इशारा किया है। नरवणे जी कह रहे हैं कि चाइनीज आर्मी हर साल ऐसी कोशिश करती है, हर साल वो हमारे इलाके में आने की 2-3 कोशिश करती है, हर बार उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन की सेना खुद को 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट और प्रोफेशनल मिलिट्री समझती है, लेकिन उनकी हरकतें हुड़दंगियों और स्ट्रीट फाइटिंग से ज्यादा नहीं लगती। जनरल नरवणे ने कहा कि कई सालों से चीन एलएसी पर हालात बदलने की कोशिश कर रहा है। वो सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन गलवान में झड़प के दौरान हमारी सेना ने उन्हें अच्छा जवाब दिया। अगर चीन समझौते का उल्लंघन करता है तो भारत भी जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखता है। तो ये भारत की स्थिति है बॉस, और आपको ये सब इसलिए पाठशाला में बताया कि अगली बार कोई आपको भटकाए कि भारत की तो स्थिति खराब है, चीन घुस जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत कितनी मजबूती से खड़ा है।